मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है ये हम सब जान रहे हैं, लेकिन ये क्यों चल रहा है, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के साथ आपके बीच में आए हैं। आप ये मत सोचिए कि युद्ध अगर वहां पर चल रहा है तो हमें इतनी चिंता करने की क्यों जरूरत है। विश्व में कहीं पर भी कुछ भी होता है, आजकल हम सब इतने वेल कनेक्टेड हैं, इतने ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि वो हम सबके ऊपर फर्क डालता है। युद्ध होना किसी भी देश के लिए खुद में और दूसरे देशों के लिए भी बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये सब जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या आप जानते हैं 1979 से पहले ईरान और इजराइल एक्चुअली एलाइज थे, फ्रेंड्स थे, और ईरान में एक प्रो वेस्टर्न किंग का रूल था। लेकिन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी रिलीजियस गवर्नमेंट आई जिसने अमेरिका को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन मानना शुरू कर दिया। पिछले 40 सालों से इनके बीच एक शैडो वॉर चल रहा है। ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुदीस जैसे प्रॉक्सीज का यूज करके इजराइल पर अटैक किया, जबकि इजराइल ने साइबर अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के थ्रू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो डाउन करने की कोशिश की। इजराइल और यूएस के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान उनकी सर्वाइवल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी सबसे बड़ा खतरा है। अब आते हैं ईस्टर्न फ्रंट पर, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक अलग ही ट्रायंगल चल रहा है। जनवरी 2024 में ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की टेरिटरी पर बॉम्ब गिराए, टारगेटिंग बलोच मिलिटेंट्स। उन्होंने पब्लिकली तो सुलह कर ली, लेकिन ट्रस्ट पूरी तरह टूट चुका था। फिर लेट फरवरी 2026, बिल्कुल अभी की बात है, उसमें सिचुएशन बिल्कुल एक्सप्लोड हो गई। यानी कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-उल हक लॉन्च किया, क्योंकि वो टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान को प्रोटेक्ट कर रहे थे। 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली अफगानिस्तान पर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया, जबकि पूरी दुनिया इजराइल को देख रही है। पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर एक ब्लडी वॉर में फंसा हुआ है, जिसने पूरे रीजन को एक टिंडर बॉक्स बना दिया है। और फिर आते हैं टर्निंग पॉइंट, 28 फरवरी 2026 की आधी रात को ईरानियन बैक्ड अटैक्स और न्यूक्लियर प्रोग्रेस के रिस्पॉन्स में यूएस और इजराइल ने मिलकर तेहरान पर एक मैसिव ज्वाइंट स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की डेथ कंफर्म हो गई है, और जो पहले एक शैडो वॉर था वो अब एक टोटल वॉर बन चुका है। बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 लॉन्च किया और कतर, बहरीन की 5th फ्लीट और यूएई में मौजूद यूएस मिलिट्री हब्स पर मिसाइल्स दागे। ईरान का मकसद यूएस को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालना है, भले ही इसका अंजाम ग्लोबल इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। अगर हम ग्लोबल चेस बोर्ड को देखें तो एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें यूएस और इजराइल है, जिन्हें यूके और यूरोप का सपोर्ट है। दूसरी तरफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें ईरान, हिजबुल्लाह और हुदीस हैं, जिन्हें डिप्लोमेटिकली रशिया और चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो यूएस को वीक देखना चाहते हैं। इन सब के बीच सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश फंस गए। वो यूएस बेसिस होस्ट करते हैं, यानी कि यूएस ने अपने बेसिस वहां बनाए हुए हैं, लेकिन अब ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो उन्हें ही निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान भी एक अजीब डिलेमा में है। पब्लिक को खुश करने के लिए उसने ईरान पर हुए अटैक को कंडेम किया, लेकिन एक सीक्रेट म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की वजह से वो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ट्रूप्स भेज रहा है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया की दोस्ती इजराइल के साथ डिफेंस के लिए है और ईरान के साथ चाहबर पोर्ट के लिए। सबसे बड़ा खतरा है ऑयल क्राइसिस। इंडिया का 50% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दे, और शायद अब जब मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ईरान ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, तो इंडिया में पेट्रोल प्राइसेस
स्काई रॉकेट कर जाएंगे, ना केवल इंडिया में, बाकी बहुत सारे रीजन्स में, और सभी की इकोनॉमी स्टॉल हो सकती है। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को दुबई और दोहा जैसे शहरों से अपने लोगों को निकालने के लिए एक मैसिव इवैक्यूएशन मिशन शुरू करना पड़ेगा, राइट? इसलिए इंडिया पूरी तरह न्यूट्रल है और पीस की मांग कर रहा है, क्योंकि वो दोनों में से किसी भी पार्टनर को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अब आगे क्या होगा? ईरान के मेन लीडर के खात्मे के बाद ईरान में एक सिविल वॉर शुरू हो सकता है, उन लोगों के बीच जो डेमोक्रेसी चाहते हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बीच। और अब आते हैं जियोपॉलिटिकल रीजंस पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से ग्लोबल शिपिंग रुक जाएगी और एक ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ 2 तरीकों से निकल सकता है, या तो ईरान में रेजिम चेंज हो, यानी एक नई गवर्नमेंट आए, या फिर इंडिया जैसे देश ग्लोबल मीडिएशन करके वर्ल्ड वॉर 3 वाली राह पर बढ़ने वाले इन देशों को रोके, सीज फायर करवाए। अंत में समझने वाली बात यह है कि दुनिया सिर्फ रिलीजन के नाम पर नहीं लड़ रही है। ये पूरी लड़ाई सिक्योरिटी, एनर्जी यानी कि ऑयल, और इन्फ्लुएंस यानी कि पावर, उसके लिए है। जब आप कोई भी मिसाइल तेहरान पर या कोई भी बॉम्ब काबुल पर गिरते हुए देखते हैं ना, तो याद रखिएगा ये सब हिस्ट्री के एक बहुत बड़े वेब में कनेक्टेड है, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई थी। लेकिन हमने उसके बाद कभी भी कोई सीख नहीं ली, इन चीजों को खत्म नहीं होने दिया, दरारें बढ़ती रहीं और आज जो हालात हैं उनकी नौबत आ गई। आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सभी को मिलकर बैठकर सोचना होगा, और पूरी दुनिया भर में जहां जहां पर भी इस तरह युद्ध चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको रोकना होगा। थिंक ओवर until we meet in the next session. Good day, Jai Hind, Jai Bharat.